Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the chemical properties of alcohol. पिछले वीडियो में हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल एंड वी आर स्टार्टिंग विद द नेचर ऑफ अल्कोहल वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक बाय द नेचर. जब हम बात करते हैं अल्कोहल की तो अल्कोहल है क्या? ROH. एक एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहे देन दैट इज कॉल्ड द अल्कोहल. मैं यहां पे सिर्फ एक छोटा सा सिस्टम लेके एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रहा हूं. दिस इज द मेथनॉल. देयर आर टू डिफरेंट चांसेस. द फर्स्ट वन, इफ दिस वन ब्रेक्स फ्रॉम हियर, और अगर ऐसा टूटेगा कि बनाएगा CH3O- एंड H+, एंड दैट विल सजेस्ट इट्स एसिडिक नेचर. और अगर यही सिस्टम यहां से अपने बॉन्ड को तोड़ता है तो ये बनाएगा CH3 एंड OH-. लेकिन कहां से तोड़ेगा और क्यों तोड़ेगा? बेवजह तो ऐसे ही बॉन्ड टूटते नहीं रहते हैं. तो यहां पे ब्रेक होने के लिए कंडीशन होती है द बॉन्ड मस्ट बी पोलर. और पोलर बॉन्ड, यहां पे तो पोलर की हम बात कर रहे हैं. बॉन्ड मस्ट बी पोलर. क्या पोलर बॉन्ड है? श्योरली कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है. सो देयर इज अ पोलैरिटी इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड सेम इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब यहां पे अगर दोनों ही पोलर हैं तो इनमें से कौन टूटेगा? क्या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा? इवन जब हम बात करते हैं पोलैरिटी की तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है. रीजन आप लोग जान रहे हैं, बिकॉज कार्बन इज नॉट अ मेटल, दैट इज अ नॉन मेटल, या फिर कह सकते हैं दैट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. एंड सेम फॉर द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन. सो पोलैरिटी तो है यहां पे, लेकिन द सिस्टम इज वीक पोलर. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज वीक पोलर. सेकंड वन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. श्योरली ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहीं ज्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन का साइज छोटा है. और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट यहां पे छोटा एटम होने की वजह से कम होता है. फिर भी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर पोलर देन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. इवन दोनों ही बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है. दोनों ही बहुत ज्यादा ऐसी टेंडेंसी नहीं शो करते कि H+ ढेर सारा लिबरेट करेंगे या आसानी से हाइड्रोक्सिल लिबरेट होगा. दोनों ही लिबरेट आसानी से नहीं होते. एंड दैट इज द रीजन एल्कोहल बिहेव्स लाइक अ वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस. But when you will compare the acidic property with the basic one, you will find that alcohol is better acid than the base. तो अगर आप अल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी को कंपेयर करना चाहेंगे तो अल्कोहल इज मोर एसिड रेदर देन अ बेस. अल्कोहल ज्यादा एसिड है, बेसिक प्रॉपर्टी उसकी रिस्पेक्टिवली वीक होती है. अब अगर हम दोनों ही प्रॉपर्टीज को देखें, या सिंपली आप अभी कह सकते हैं कि अल्कोहल ऑलमोस्ट एम्फोटेरिक होता है लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी डोमिनेट होती है. अब अगर हम बात करें कि कितना एसिडिक होता है, हाउ मच एसिडिक इज अल्कोहल, तो जनरली लिखा जाता है कि अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर. और यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है. अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर. एंड व्हाट इज वाटर? वाटर इज न्यूट्रल. अगर किसी न्यूट्रल स्पीशीज से कम एसिडिक है यानी कि बेसिक है. अभी तो हमने कुछ सेकंड पहले ही कहा कि अल्कोहल इज एसिडिक, और अगर दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं लेस एसिडिक देन वाटर, तो ये तो बेस हो गया. क्या दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि सही नहीं हो सकते, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं. कैसे सही हो सकते हैं? क्योंकि वाटर की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं वाटर इज एम्फोटेरिक. व्हाई दैट इज एम्फोटेरिक? व्हाई दैट इज न्यूट्रल? बिकॉज वाटर लिबरेट्स द H+ आयन, बट वाटर आल्सो लिबरेट द हाइड्रोक्सिल आयन. वाटर H+ आयन तो लिबरेट करता ही है, वो हाइड्रोक्सिल आयन को भी लिबरेट करता है. और जब वो हाइड्रोक्सिल आयन को भी लिबरेट करता है तो जितना हाइड्रोजन आयन लिबरेट किया उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट किया, और दोनों मिलके क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए. और कितना H+ आयन लिबरेट करता है? पर मोल 10⁻⁻⁷, जिसकी वजह से वाटर की pH वैल्यू 7 होती है. अल्कोहल वाटर से भी कम H+ आयन लिबरेट करता है.
लेकिन वाटर की तरह एल्कोहल के केस में कोई हाइड्रोक्सिल आयन नहीं आता। वाटर में जितना H+ आता है उसे हाइड्रोक्सिल न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन एल्कोहल में जब टूटेगा तो यहां पे देखिए यह टूटा तो क्या बन गया, मेथॉक्साइड आयन, जिसे हम जनरलाइट बोल देते हैं एल्कोक्साइड आयन। और ये एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्सिल की तरह H+ आयन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। सो एल्कोहल इज एसिडिक बाय द नेचर। अब अगर एल्कोहल इज एसिडिक बाय द नेचर, सो क्या सारे के सारे एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होता है? श्योरली सेम तो हो नहीं सकता। तो हम यहां पे कंपेयर करने जा रहे हैं द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स। यहां पे हम देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स, यानी कौन सा एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है और कौन सा एल्कोहल कम एसिडिक है। अब यहां पे एक जनरल सा स्टेटमेंट देखिए, एक जनरल सा रूल देखिए, या फिर देखिए किस तरह से हम एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। हम किसी भी सिस्टम के एसिडिक होने को हम तब ज्यादा एसिडिक, किसी भी एसिड को तब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मानेंगे जब वो ज्यादा H+ आयन लिबरेट कर पाए। और ज्यादा H+ आयन लिबरेट कब करेगा? जब उसका बाई प्रोडक्ट आयन यानी एनायन ज्यादा स्टेबल हो। जैसे अभी मैंने बनाया था, इसमें क्या बना था, CH3O- और H+। तो कोई भी एसिड होगा वो H+ तो देगा ही, तो H+ की स्टेबिलिटी तो वेरी नहीं करने वाली। वैसे भी कॉमन फैक्टर्स को हम कभी कंपेयर नहीं करते, क्योंकि वो दोनों सेम ही है, तो कंपेयर क्या करना, दोनों तो बराबर ही आ जाएंगे। नॉन कॉमन आयन को फैक्टर को कंपेयर करते हैं। और अगर यहां पे देखें तो एल्कोहल में H+ के साथ एल्कोक्साइड आयन निकलता है। किसी भी एल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो एल्कोहल उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और एल्कोक्साइड आयन पे चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज। अब यहां पे चार्ज के बेसिस पे स्टेबिलिटी देखें तो हम कहते हैं लेसर द चार्ज ग्रेटर द स्टेबिलिटी। चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब इस बेसिस पे अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर लेगा, निगेटिव चार्ज को विड्रा कर लेगा, निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, और ऐसा होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये सिर्फ एल्कोहल के लिए नहीं, जितने भी एसिड हैं सबके लिए यही लगता है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जिसे हम -I इफेक्ट भी कह सकते हैं, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं, दे ऑलवेज increases एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसे अगर इंडक्टिव इफेक्ट के केस में कहें, ये होता है +I इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, दैट ऑलवेज डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। और इसी के बेसिस पे +I और -I इफेक्ट के बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट एल्कोहल्स, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी डिफरेंट एल्कोहल्स को। तो हम इन्हें ड्रा कर रहे हैं और इन्हें हम कंपेयर करके आपको बता रहे हैं कि विच वन इज मोर एसिडिक एंड विच वन इज लेस एसिडिक। अब यहां देखिए, ऊपर मैंने रिएक्शन लिख दिया है, ROH गिव्स RO- एंड H+। ये RO- क्या है, एल्कोक्साइड आयन, H क्या है, हाइड्रोजन आयन जो लिबरेट हो रहा है, और ROH एल्कोहल है। यहां पे R किसी भी एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अब यहां पे R कोई मिथाइल सिस्टम हो, यानी CH3 हो, तो ये आपका कंपाउंड बनेगा आफ्टर लूजिंग द H+ आयन। अगला, अगर ये प्राइमरी होगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मिथाइल। अब ये देखिए, अगर ये अल्फा कार्बन है तो इसके साथ एक मेथिल लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी। इसी तरह से 2 बीटा कार्बन लगा है, सेकेंडरी। 1 2 3 बीटा कार्बन लगा है, टर्शियरी। और इसे तो आप जान ही रहे हैं, एरोमेटिक सिस्टम है इसलिए एराइल। अब अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे, वही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब यहां देखिए,
ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, सब में कॉमन फैक्टर है। इस ऑक्सीजन कार्बन को हम कंपेयर नहीं करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा क्या बचा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन ना ही कभी माइनस आई इफेक्ट जनरेट करता है, ना ही प्लस आई इफेक्ट जनरेट करता है। यानी कि जो भी चार्ज ऑक्सीजन पे था वही अभी भी मेंटेन है, ना बढ़ा ना घटा ड्यू टू द हाइड्रोजन। लेकिन जब हम प्राइमरी में देखेंगे तो एल्किल ग्रुप होते हैं प्लस आई इफेक्ट जनरेटर, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अभी अभी मैंने लिखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये क्या किया मेथिल ग्रुप? इसने इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दिया, और ज्यों ही डिक्रीज किया तो ये क्या हो गया? ज्यादा एसिडिक, ये कम एसिडिक। अब अगले में देखते हैं। अगले में क्या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्राइंग ग्रुप है? श्योरली दूर से ही दिखाई दे रहा है, एक ये तो है ही, और एक यहां पर भी दिख रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यानी प्राइमरी से भी ज्यादा इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ऐसा होने की वजह से ये और कम एसिडिक हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। और यहां पे देखिए 1 2 3 स्टेबिलिटी और कम हुई, एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो गया। लेकिन जब आप इसके बारे में देखेंगे, फिनॉल, फिनॉल क्या करता है? इसमें रिजोनेंस हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। सो अगर आप इसे कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? फिनॉल, इन सबसे कहीं ज्यादा। उसके बाद क्या है? फिर है मेथाइल अल्कोहल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है ना? नहीं क्लियर हो रहा है फिर से मैं यहां लिख देता हूं। सबसे ज्यादा फिनॉल, फिर उसके बाद मिथाइल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कोहल्स। रीजन आप जान रहे हैं। अगर आप देखें कि एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको पड़े कि एग्जाम्पल क्या ऐसा होता भी है रियल में कि नहीं। फिनॉल आप सबके घरों में मिलता है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि घरों में जो एज अ डिसइंफेक्टेंट फिनॉल यूज किया जाता है विद द नेम ऑफ फिनाइल, वो सिर्फ 2% कंसंट्रेशन का होता है। अगर हाथ पे लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो हाथ की स्किन को निकाल देता है, जला देता है। लेकिन जब हम एथेनॉल को यूज करते हैं, आप लोगों को याद होगा कोविड के समय में एथेनॉल 75% एथेनॉल आप यूज करते थे एज ए सैनिटाइजर, शायद सबको याद होगा। 75% एथेनॉल यूज करते थे, और कितना? ऑलमोस्ट पूरे दिन ही तो रगड़ते रहते थे। फिर भी क्या हाथों को कोई प्रॉब्लम होती थी? कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सो यू कैन कंपेयर इट कि फिनॉल एथेनॉल से बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अब यहां पे इसमें जो भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्राइंग ग्रुप लगता जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम या ज्यादा होती जाएगी। हम कुछ एग्जांपल्स आपको और लगा के, कुछ और विड्राइंग या डोनेटिंग ग्रुप लगा के कंपेयर करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। ये है आपका प्रोपेन ऑल, या ब्यूटेनॉल ले लेते हैं, ब्यूटेन ऑल। अगला कंपाउंड ये है आपका CH3 CH2 CH CH3 CH2OH। अगला जो कंपाउंड है वो है आपका CH3 C CH3 CH3 CH2OH। और नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो है आपका CH3 CH Cl CH2OH। इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। अब यहां देखिए एक स्ट्रेट चेन सिस्टम है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो यहां पे ये स्ट्रेट चेन सिस्टम तो सब में मिल ही रहे हैं। आगे देखते हैं यहां पे क्या है। यहां पे एक मेथिल ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये दोनों चेन, मेन चेन तो कॉमन फैक्टर है, ये भी 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का। और ऐसा होने से, इस मेथिल ग्रुप के होने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पहले से कम हो गया। ठीक है ना? सो दिस वन इज लेस एसिडिक देन द प्रीवियस वन।
अब इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन्स इसके जैसा ही 5 ही है, लेकिन इस चेन पे दो दो डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। अगर आप कह सकते हैं कि ये 3 ही कार्बन का हो गया, तो हम इसे 3 कार्बन का मान के ऐसा कुछ कंपेयर करते हैं। ये 3 कार्बन मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये भी एक डोनेटिंग ग्रुप है और एक ये डोनेटिंग ग्रुप है, ऐसा भी तो मान सकते हैं ना। लेकिन इस बार ये डोनेटिंग ग्रुप किस पोजीशन पे है? 1 2 3 पोजीशन पे, और यहां पे किस पोजीशन पे है? 1 2 पोजीशन पे। और आपने शायद क्लास 11th में पढ़ा था, द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज बाय ऑलमोस्ट 10 टाइम्स विथ ईच ऑफ द पोजीशन। हर एक पोजीशन के बढ़ने के बाद सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन पे जाता है, तो 1/10 होता जाता है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा है। और ऐसा होने की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे भी कम है। लेकिन यहां पे क्या हुआ? 3 कार्बन का सिस्टम है, यानी प्लस आई इफेक्ट तो इससे कम हो गया, 3 ही रह गया ना, 3 ही कार्बन है। ये मेथिल ग्रुप एक एक्स्ट्रा जो था वो कम हो गया। अगर उसे भूल भी जाओ, ना भी उसे कंसीडर करो, यहां देखिए क्लोरीन है, एंड क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम, माइनस आई इफेक्ट जनरेट कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अगर हम इनको यूं ही सीक्वेंस में नंबर दे दें, ये पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा और चौथा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? द फोर्थ वन। उसके बाद पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, हर एक एसिड और हर एक बेस में चलता है। चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो एमीन हो, या फिर कोई और ग्रुप लगा हो, सब में अगर एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हम देखते हैं। यहां देखिए हमने 4 फिनॉल के डेरिवेटिव्स ले लिए और सब में क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन पहले में 2 पोजीशन पे, फिर 3 पोजीशन पे, फिर 4 पोजीशन पे, और सबसे पहले कंपाउंड में तो लगाया ही नहीं है। अब अगर हम इसमें देखें कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो श्योरली ये सबसे ज्यादा एसिडिक तो हो नहीं रहा, क्योंकि यहां पे माइनस आई इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप माना जाता है, होता भी है, माना भी जाता है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप श्योरली एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि तीनों में एक एक क्लोरीन लगे हैं, और अभी मैंने कहा विथ ईच ऑफ द पोजीशन द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज बाय 10 टाइम्स। यानी अगर यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट x लग रहा है, तो यहां पे 1/10x और यहां पे 1/100x लगेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसे होना चाहिए? R1 को होना चाहिए, और ये है भी। अगर हम इन्हें फिर से वैसे ही नंबर दे दें 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? सेकंड वन। अब यहां देखिए 3 और 4 में, श्योरली 3 में क्लोरीन पोजीशन नंबर 3 पे आ रहा है, 4 में क्लोरीन पोजीशन नंबर 4 पे आ रहा है, और उसी तरीके से देखें तो ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आपने रिजोनेंस ड्रा किया था, होपफुली आपको याद होगा, रिजोनेंस ड्रा करते हैं तो कहां कहां पे चार्ज जाता है। तो अगर हम इसमें रिजोनेंस ड्रा करते हैं, तो रिजोनेंस ड्रा करते समय आपको याद होगा चार्जेस सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाते हैं। ये जो मेटा पोजीशन है, इन 2 पोजीशंस पे चार्ज कभी नहीं जाता, और ये क्लोरीन मेटा पोजीशन पे लगा है, जहां पे चार्ज कभी अप्रोच करता ही नहीं है, चार्ज कभी रिजोनेंस के थ्रू पहुंचता ही नहीं है। यानी ये क्लोरीन के पास जब चार्ज पहुंचेगा नहीं, तो डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी नहीं रख रहा होगा। तो ये उतने आसानी से चार्ज को विड्रॉ नहीं कर सकता जैसे पहले 2 कर रहे थे, और ऐसा होने की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं लगाएगा जितना कि ये लगाएगा। सिंपली अगर हम कहें कि जो भी माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट होता है, मेटा पोजीशन पे सबसे वीक होता है। तो यहां पे इसके बाद दूसरा कौन सा सबसे एसिडिक है? द फोर्थ वन। द नेक्स्ट वन, दैट इज द थर्ड वन, क्योंकि इसके पास क्लोरीन है और इसके पास क्लोरीन है ही नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो उन्हें भी एक देख लें।
अब क्वेश्चन ये आता है कि आउट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड आर्थोनाइट्रोफिनॉल विच वन इज मोर एसिडिक। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप था, वैसे ही नाइट्रो ग्रुप भी एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट जनरेट करता है, क्लोरीन से भी स्ट्रॉन्गर इफेक्ट जनरेट करता है। लेकिन क्या इसमें भी सेम सीक्वेंस होगा? होना तो सेम ही चाहिए। दिख ऐसा ही रहा है, आर्थो वाले का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, पैरा वाले का इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, और ऐसा होने पर ऐसा होना चाहिए कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? दिस वन इज मोर एसिडिक। अब यहां पे क्यों ये उल्टा हो गया? अभी तो मैंने बताया कि जितना नजदीक ग्रुप रहेगा उसका इफेक्ट उतना ज्यादा रहेगा। रियल में होता कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये है आपका वही ऊपर वाला कंपाउंड, यानी आर्थोनाइट्रोफिनॉल ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कंपाउंड है फिनॉल, और इसके आर्थो पोजीशन पे ये लगा है NO2, और इनके बीच में आपको याद होगा यहां पे लगता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाया था। और जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो होता क्या है, जब ये बॉन्ड यहां से टूटता है तो इसे होल्ड करके रखता है, जाने तो देता ही नहीं है, और जब तक ये जाने नहीं देता तो ये फिर से दोबारा बॉन्ड बना लेता है, फिर टूटता है, फिर दोबारा बन जाता है। यानी कि ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द आर्थोनाइट्रोफिनॉल बिकम्स लेसर एसिडिक देन द पैरानाइट्रोफिनॉल, और ये एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं आप। So the orthonitrophenol is less acidic than the paranitrophenol due to the intramolecular hydrogen bonding. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल्स, स्पेशली द डीहाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहल, जिसका मैकेनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिखिए, उसका आंसर अगर लिख के देने लायक रहेगा तो लिख के देंगे, और अगर लिख के देने लायक नहीं रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।